हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशवेल त्रिवेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 9 जून 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, कोविड-19 का टाइम पीरियड है एंड हम लोग देख रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे कैसे समय जाएगा। बट 1 तारीख से 9 तारीख कैसे आगे पता नहीं चला। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। खैर, आपकी आज की करंट अफेयर्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस लिंक पे जा करके वहां पे इस पूरे के पूरे क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, स्टार्ट कर लेते हैं आपकी अभी से, यानी कि पहले क्वेश्चन से। आपसे बोला जा रहा है आपके पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले ही भारतीय बन गए हैं। नए नए अवार्ड्स आ रहे हैं या हम लोगों को पता चल रहा है, या जब हम लोगों को किसी को मिलता है तो हम लोग उसको नोटिस करते हैं। ये जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है, इसमें ए आर रहमान, सलीम खान, जावेद अख्तर एंड लता मंगेशकर को एज एन ऑप्शनल हम लोग ने देखा हुआ है। एंड जो सही इसका आंसर है वो है जावेद अख्तर। आई होप कि आप सभी लोग जावेद अख्तर जी के बारे में जानते होंगे कि कौन है वो। इन्होंने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जीता है। भारत के ये प्रसिद्ध गीतकार हैं, प्रख्यात लेखक हैं एंड इन्होंने हाल ही में इस अवार्ड को जीत करके अपने भारत के नाम पे एक और क्रेडिट क्रिएट कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जावेद अख्तर जो है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, जैसा कि मैंने आपसे बोला। देन पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ता में से कुछ अमेरिकी कॉमेडियन, टीवी होस्ट और राजनीतिक टिप्पणीकरण बिल माहिर और अंग्रेजी अमेरिकी दार्शनिक, बौद्धिक लेखक और सामाजिक आलोचक क्रिस्टोफर हिचिन्स हैं। ठीक है, 2000 आपको बता दूं कि यह पुरस्कार विज्ञान में, शोध में, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर के धर्मनिरपेक्षता के प्रति कार्य किया है। यह प्राइज 2003 से रिप्रेजेंट किया गया है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर और सृष्टिवाद के मुखर आलोचक थे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जावेद अख्तर के बारे में मैं बताऊं तो इनका जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उर्दू लेखक जॉनीसार अख्तर और लेखिका साफिया अख्तर के पुत्र जावेद अख्तर 70 और 80 के दशक के सबसे प्रसिद्ध पटकथा लेखकों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों जैसे कि शोले, मिस्टर इंडिया आदि में बतौर लेखक कार्य किया है। कुछ ही समय में जावेद अख्तर ने पटकथा लेखन छोड़ दिया और गीतकार तथा सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। जावेद अख्तर को वर्ष 1999 में पद्मश्री से और उसके पश्चात वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जावेद अख्तर को अपने काव्य संग्रह लावा, आप इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिल्म उद्योग में योगदान के लिए कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। काफी रिनोन पर्सन है। एंड अगर मैं डॉकिंस अवार्ड के बारे में बता दूं या रिचर्ड डॉकिंस के बारे में बता दूं तो बेसिक चीजें तो आपको पता ही चल गई हैं। अगेन, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे जुलाई 2019 तक अमेरिका के नास्तिक गठबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जब यह सेंटर फॉर इंक्वायरी CFI में चला गया था। CFI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्तकर्ता विज्ञान, छात्रवृत्ति, शिक्षा और मनोरंजन की दुनिया से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद के मूल्यों की घोषणा करता है, जहां भी वैज्ञानिक सत्य का नेतृत्व किया जा सकता है। आपका वैज्ञानिक आधारों पर ज्यादा इंपॉर्टेंट या एम्फेसिस दिया जाता है। पहला जो सम्मान है वो 2003 में 17 साल पहले मिला था एंड वर्तमान में 18वां जो पुरस्कार है ये 2020 तक आपको दे दिया गया है। 2020 तक का है। देन जावेद अख्तर, अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा हो तो जावेद अख्तर। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ब्राजील की अमांडा नूनेस, ठीक है, इन्होंने UFC 250 में फेलिशिया स्पेंसर को हराकर कितनी कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर महिला का खिताब प्राप्त किया है या वो बन गई हैं? 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी या 10 कैटेगरी। आई होप कि बहुत सारे लोग होंगे जिनका गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। आंसर इसका 2 कैटेगरी है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए भाई। ब्राजील की है, पहली बात तो आपको नाम याद रखना है, ब्राजील की अमांडा नूनेस, ठीक है। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ लड़ाई प्रतियोगिता 250 में कनाडा की फेलिशिया स्पेंसर को हराकर इतिहास रचा। वे 2 कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर बन गई हैं। नूनेस 2016 में बेंटम वेट कैटेगरी में चैंपियन बनी थी। 2018 में उन्होंने फेदर वेट कैटेगरी का टाइटल भी जीता था। वे महिला कैटेगरी में सबसे ज्यादा 13 फाइट जीतने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 8 टाइटल जीते हैं, यह भी महिला कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। वे अब तक 20 करोड़ की इनामी राशि हासिल कर भी चुकी हैं। अगर मैं UFC के बारे में आपको बताऊं तो सर्वश्रेष्ठ लड़ाई प्रतियोगिता द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इसका प्रॉपर नेम है, एक अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट
प्रमोशन कंपनी है जो लास वेगास नेवादा में स्थित है। इसकी फाउंडेशन 1993 में हुई थी। यूएफसी को आप देख सकते हैं। एंड ये है आपकी अमांडा नुएस। ठीक, देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, आपका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सूचकांक, यह इंडेक्स येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आपको बताना है कि इन तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। खैर सारे सही हैं, बट एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आपको और भी ज़्यादा एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया, ठीक है, और भारत को कुल 180 देशों में 168वीं रैंक मिली। तो आप देख रहे हो बहुत अच्छी तो रैंक नहीं है, बट स्टिल हमने थोड़ा सा बेटर किया है। सो विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र भारत से आगे हैं। भारत ने द्विवार्षिक है पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक के 12वें संस्करण में 100 में से 27.6 अंक बनाए हैं। भारत ने 2018 में 30.57 स्कोर किया था और वह 177वें स्थान पे था। अभी हम लोग 168वीं रैंक में हैं। एंड रैंकिंग बनाने के लिए लगभग 32 संकेतकों पर विचार किया था, यानी कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि 32 स्टैंडर्ड्स होते हैं। साथ ही सूचकांक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय प्रदूषण पर 10 साल का अवलोकन भी किया है। सो एक प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो कि हम पर्यावरण प्रदूषण को देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थान बताऊं तो ये दुनिया में 24वें स्थान पर रखा गया था और पर्यावरणीय प्रदर्शन पर अन्य औद्योगिक देशों से बहुत ही ज्यादा पीछे, जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं उनसे काफी पीछे है। डेनमार्क को यहाँ पे पहले स्थान पर रखा गया। ये नो डाउट आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे बोला गया कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग पहला जो देश है वो कौन सा, तो नो डाउट डेनमार्क है। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। या था यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय राष्ट्र को चौथा स्थान यहाँ पे दिया गया था। भारत का उत्तरी पड़ोसी देश चीन खराब वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए किए गए निवेश के कारण 120वें स्थान पर चढ़ गया है। देन संयुक्त राज्य अमेरिका हर ग्रीन हाउस गैस में शीर्ष 5 खिलाड़ियों में से एक है, तो अच्छी खासी ग्रीन हाउस का एमिटेंस करता है। देन क्वेश्चन है कि मिशन 100 डेज, ठीक है, 100 डेज एक मूवी भी थी आई थिंक, ठीक है, तो मिशन 100 डेज निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, पानी और बिजली परामर्श सेवा लिमिटेड के द्वारा, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो भाई ये जो क्वेश्चन है 100 डेज, ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के थ्रू क्या किया गया है, जनरेट किया गया है। अब क्या है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 62 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मिशन 100 डेज नामक एक रोड मैप लॉन्च किया है। मिशन 100 डेज कंपनी के मध्यकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि आपका लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म जो प्राप्त है, यानी कि प्रोडक्शन की जो हमारी एक बोलेंगे हमारी जो डिजायर है उसको पूरा करने में मदद करेगा। कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानें खोली हैं, जिनकी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता करीबन 2.9 मिलियन टन है। देन कंपनी इन परियोजनाओं पर कुछ 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय, यानी कि आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और 647 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। बाकी चीज़ों से तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगेन अगर हम लोग कोयले का प्रोडक्शन कर रहे हैं या माइंस खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, तो अगेन हम एक तरीके से सोर्स जनरेट कर रहे हैं दोबारा से अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट करने का। बट स्टिल अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड हम प्रॉपर तरीके की चीज़ों को, गाइडेंस को या गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन करते हैं जिससे एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम से कम हो सके, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। खैर वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। जो आप बोलते हैं ना कि इंदौर जो है सबसे क्लीन सिटी है, सो होपफुली एनवायरमेंट गंदा ना हो, मैं फिंगर को क्रॉस कर रही हूँ। सो कंपनी पिछले 6 वर्षों में 5300 करोड़ रुपए से भी अधिक की पूंजीगत व्यय के साथ 20 नई और विस्तार परियोजनाएं शुरू कर चुकी है और भूमि गंवाने वालों को करीबन 5250 प्रत्यक्ष रोजगार दे चुकी है। देन WCL ने वित्त वर्ष 2019-20 में करीबन 57.64 MT यानी कि मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8% से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।
वेस्टर्न कोलफील्ड्स के बारे में बता दूं कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की आठ सहायक कंपनियों में से एक है एंड यह कंपनी कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है यानी कि रेगुलेटेड है। इसका पंजीकृत कार्यालय नागपुर में स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। देन मार्च 2007 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। सो आप मुझसे देखिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस, मैंने वहाँ पे आपको मिनी रत्न के बारे में बताया, तो नो डाउट आपको ये समझ में आएगा कि मिनी रत्न होते क्या हैं। देन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ने पृथक परिवहन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड का निर्माण किया है? भारतीय नौसैनिक वायुसेना ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, भारतीय सेना ने या भारतीय वायुसेना ने? सो ऑब्वियस सी बात है भारतीय वायुसेना ये काम करेगी एंड भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। इसके निर्माण में एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इसमें रोगी को देखने के लिए एक पारदर्शी और टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक शीट लगाई जाती है जो मौजूदा मॉडलों की उपयुक्तता में या उपलब्धता में ज्यादा बेहतर है। यह प्रणाली चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ रोगी को वेंटिलेशन की सुविधा भी देती है। इसके अलावा यह हवाई परिवहन के दौरान कर्मचारियों और ग्राउंड क्रू सदस्यों के संक्रमण का जोखिम कम करने में या उनको रोकने में भी सक्षम है। इस एयरपोर्ट या एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर H13 क्लास फिल्टर का उपयोग किया गया है, जिसमें जीवन रक्षक उपकरण, मल्टी पारा मॉनिटर, पल्स ऑक्सीजन, इन्फ्यूजन पंप्स आदि भी हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए लंबे हाथ के दस्ताने भी उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि आप काफी हद तक अपनी बॉडी को कवर कर लोगे। इसका डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। भारतीय वायुसेना अब तक करीबन 7 अर्पित को अपने बेड़े में शामिल भी कर चुका है। वायुसेना के बारे में आप सभी को पता होगा, बट अगेन हम लोग देख लेंगे कि भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है। कर्मियों और विमानन संपत्तियों के अनुसार दुनिया की दूसरी या दुनिया की वायुसेनाओं में ये चौथे स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है। देन इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, भारत में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने जम्मू में कैट पीठ का उद्घाटन किया है? अब आप लोग को कैट पीठ समझ में नहीं आ रहा होगा, पता चलेगा। पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी। हालांकि आपको बता दूं कि जितेंद्र सिंह ने कैट का क्या किया है, कैट की एक पीठ का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 जून 2020 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या आप बोलोगे कैट या ट्रिब्यूनल की जम्मू पीठ का उद्घाटन किया और कहा कि यह कर्मियों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया की गति को बढ़ाएगी। यह न्यायाधिकरण की 18वीं पीठ है। कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों को देखता है। सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों को देखने के लिए कैट की जम्मू पीठ की स्थापना से न सिर्फ विभिन्न अदालतों पर कार्य का बोझ कम होगा, बल्कि कर्मियों की शिकायतों और सेवा मामलों में उन्हें त्वरित राहत भी मिलेगी। कैट की जम्मू पीठ का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता और सबके लिए न्याय, जस्टिस फॉर ऑल के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 6 वर्षों के दौरान किए गए लोगों के अनुकूल सुधारों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों सहित पूरे देश को लाभान्वित किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए करीबन या आप बोलोगे 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने के बाद, डेट याद कर सकते हो आप लोग, एंड से 800 से अधिक केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए हैं जो पहले वहां लागू नहीं थे और अब वहां के लोग देश के अन्य लोगों के समान अधिकारों का लाभ भी ले रहे हैं। लगभग 30,000 लंबित मामलों को समयबद्ध और विवेकपूर्ण तैयारी के तरीके से भी आपका हल किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता को, शम्मा जैन को, निरुपमा राव को या सुजाता सिंह को? सी आपका मोनिका कपिल मोहता को आपका स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता वर्तमान में स्वीडन में भारत की राजदूत है। उम्मीद है कि वे जल्द ही अपना कार्यभार भी संभाल लेंगी। मोहता ने विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव दक्षिण के रूप में भी कार्य किया था। इससे पहले 2006 से 2011 तक यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत के उच्चायुक्त में केंद्र या नेहरू केंद्र और मंत्री संस्कृति के निर्देशक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था।
मोनिका कपिल मोहता को जुलाई 2011 से जनवरी 2015 तक पोलैंड और लिथुआनिया में भारत की राजदूत के रूप में मान्यता भी दी गई थी। विदेश मंत्रालय में उन्होंने अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव दक्षिणी प्रभाग, निर्देशक पाकिस्तान, निर्देशक खाड़ी, निर्देशक बाहरी प्रचार और उप प्रवक्ता, निर्देशक संयुक्त राष्ट्र सहित कई विभिन्न पदों पर कार्य भी किया है। वह फ्रांस, नेपाल, थाईलैंड भारतीय दूतावासों और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में काम भी कर चुकी हैं। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ देश के संबंध को संभाला भी है। 1985 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई मोहता को ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर, फिजी, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और सभी प्रशांत द्वीप देशों में संबंधित भारतीय राजनीतिक और द्विपक्षीय मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। मैंने काफी स्पीड में बोला, आई नो, बट आप इसका जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप ये आराम से इसको टिक कर करके पढ़ लीजिएगा। मोनिका कपिल मोहता है ये। देन आपका अगला प्रश्न इसमें आपसे बोल रहे हैं, कर्ट थॉमस का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, जिम्नास्ट से या फील्ड हॉकी से? सो ही वाज रिलेटेड विद द गेम जिम्नास्ट। ठीक है, आपको बता दूं कि विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1978 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता था। थॉमस ने 1979 विश्व चैंपियनशिप में कुल रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनके रिकॉर्ड की बराबरी 2018 की विश्व चैंपियनशिप में केवल सिमोना बाइल्स ने की है। पेशेवर रूप से प्रतिस्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए जाने पहले थॉमस इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 बार NCAA चैंपियन रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने 1977 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए जिम्नास्टिक टीम का भी नेतृत्व किया था। सो ये हैं आपके कर्ट थॉमस। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पथ विक्रेता पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च की है? तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसको 2-4 बार पढ़ोगे, आपकी बहुत सारी पॉलिसीज आ रही हैं। अगेन मैं बोलती हूँ, सारी पॉलिसीज को जो जिस भी स्टेट से रिलेटेड है आप अगर एक पेज में लिख लोगे, हर एक कॉपी के लिए हर एक स्टेट के लिए आप अपना 28 पेज निकाल के रख दोगे या 14 पेज निकाल दोगे आगे पीछे, तो आप सारी की सारी पॉलिसीज जो उस स्टेट में स्टार्ट हुई है ड्यूरिंग कोविड-19 आप उसको याद कर सकते हो। सो मध्य प्रदेश स्टेट ने, हालांकि मध्य प्रदेश के लिए आपको 2 पेज करने पड़ेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करी हैं। देन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेता पोर्टल एंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च किया है। शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए, ट्रांसफर किए हैं। वर्तमान कोविड-19 स्थिति में विकास उद्योगों के लिए सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1555 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। पथ विक्रेता पोर्टल के बारे में बता दूं तो यह पोर्टल अंतर्गत शहरी संगठित कामगारों, सड़क पर, पथ पर गुमटी लगाकर, ठेला चलाकर व्यवसाय करने वालों का पोर्टल पर पंजीयन किया जाएगा। यह एकीकृत पोर्टल उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पथ विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करा दें। ठीक है, देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के बारे में या मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के बारे में, तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के पथ विक्रेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसमें से 7% ब्याज अनुदान सहायता केंद्र सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के साथ शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत शेष ब्याज की राशि जो लगभग 5% होगी राज्य सरकार भरेगी। इस प्रकार हितग्राही को करीबन 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा, इसकी गारंटी सरकार देगी। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है? खुदीराम बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, बिरसा मुंडा की या मंगल पांडे की? सो भाई बिरसा मुंडा की बनाई जाती है। हालांकि ये पुण्यतिथि को आप याद बिरसा मुंडा के हिसाब से याद कर सकते हैं। एंड देन आपको बोल रहे हैं कि 9 जून 2000 या आप डेट ऑफ बर्थ याद करिए, आप डेट ऑफ डेथ याद करिए। दिस इज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सारी चीज़ें याद कर सको, बट हाँ अगर क्योंकि करंट का है, हाल ही में आया हुआ है, तो आप अपने एग्जामिनेशन के उसको प्रिपेयर कर सकते हो। 9 जून को पूरे भारत में 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वर्ष बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आदिवासी जनजीवन, अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के लिए लंबा एवं कड़ा संघर्ष किया था। वे महान धर्मनायक थे।
तो प्रभावी समाज सुधारक थे। वे राष्ट्रनायक थे तो जन जन की आस्था के केंद्र भी थे। सामाजिक न्याय और आदिवासी संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अनूठे एवं विलक्षण योगदान के लिए न केवल आदिवासी जनजाति बल्कि संपूर्ण मानव जाति उनका हमेशा से ऋणी रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान के झारखंड राज्य के रांची जिले के, आप बोलोगे, उलिहातू गांव में हुआ था। 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को आत्मविश्वास से बाहर निकलकर, या आप बोलोगे अंधविश्वास से बाहर निकल करके बीमारियों का इलाज करने के लिए जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती के पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 में पारित करके आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी कि हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी शासन के पांव उखड़ने लगे। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच में कई लड़ाइयां हुई, पर हर बार अंग्रेजी सरकार ने मुंह की खाई। जनवरी 1900 में उलिहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु जो थी वो 9 जून 1900 को हो गई थी। हिंदी साहित्य की महान लेखिका व उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार हिंदी में बिरसा मुंडा के जीवन, आदिवासी स्वाभिमान के लिए अनेक संघर्ष मार्मिक रूप से लिखे हैं। सो ये हैं बिरसा मुंडा जी। तो अपने आप से आप देख सकते हो। एंड मैं प्रेजेंट टाइम में अगर बोलूँगी आप लोगों से इस चीज़ को समझने के लिए, तो ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वही हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने देश में। आप अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हैं, आप चाहे कितना भी घर खरीद लीजिए, आप फ्लैट खरीद लीजिए, बट ओवरऑल अल्टीमेटली यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। एंड मैं इसके अगेंस्ट में नहीं होती हूँ, बट स्टिल अगर जंगल में ये काम चल रहा था तो हमने जो भी चीज़ें करी हैं वो हमने विदेशी जो पाश्चात्य सभ्यता उन्हीं से सीखी हैं, एंड उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम। एंड कहीं ना कहीं ये थोड़े से नहीं अच्छे खासे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। लाइक मैं तो अंडरस्टैंडिंग हूँ तो मैं समझ लेती हूँ, बट अगर आदिवासी लोग जो हैं वो इन चीज़ों के साथ में एग्री नहीं होते तो आपकी नक्सलवाद जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने आती हैं। सो अगेन लोगों को समझाना है कि किस तरीके से हम आपके सही चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं, ये स्टेप्स उठा रहे हैं, कॉन्फिडेंस में लेना है, तब आप इसके साथ में आगे बढ़ सकते हो, किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होगी। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को ये सारा का सारा जो करंट अफेयर्स है, जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे लगे होंगे, एंड मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा, द वे आई रिप्रेजेंट द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।